लिखा है इन एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम इज 0.8। 2 एग्जाम पार करके आप एक एंट्रेंस क्लियर करते हो और वो कह रहा है किसी एक बच्चे को चूज करें तो उसकी पहला एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द फर्स्ट एग्जाम इज 0.8। तो लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट पासिंग इन द फर्स्ट एग्जाम, पहले में वो पास हो जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 दे रखी है, नोट कर लिया। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन द सेकंड एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 दे रखी है, नोट कर लिया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जाम, कम से कम एक एग्जाम तो पास कर ही लेगा। अब ये जो हिंदी है यानी कि आपकी भाषा में बोलूं अंग्रेजी है, ये जो अंग्रेजी है इसको समझना, कम से कम एक एग्जाम तो पास कर लेगा। इसमें कौन कौन से केस आएंगे? एक एग्जाम पास कर लेगा वो वाला केस भी आएगा, दोनों कर लेगा वो वाला केस भी आएगा। तो सोचना, मान लो बच्चों ये पहला एग्जाम है, अब सीखने की बारी यहां पे है, ये दूसरा एग्जाम है, तो यहां पे वो बच्चे आएंगे जो पहला एग्जाम पास करेंगे, बस पहला, यहां पर वो आएंगे जो बस दूसरा पास करेंगे, यहां पर वो आएंगे जो दोनों पास करेंगे। ऐसा ही है, क्वेश्चन ने बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ द एग्जाम, कम से कम एक एग्जाम तो पास कर ही लेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.95 है। क्या कम से कम एक एग्जाम पास कर लेगा में पहला वाला एग्जाम पास करने वाले सारे लोग आएंगे, क्योंकि वो भी तो कम से कम एक एग्जाम पास कर रहे हैं। कम से कम एक एग्जाम पास कर लेगा में दूसरा एग्जाम पास करने वाले लोग भी आएंगे, और कम से कम एक एग्जाम पास कर लेंगे में दोनों एग्जाम पास करने वाले लोग आएंगे। क्या श्योर आएंगे? उसने बोला है 0.95 किसकी प्रोबेबिलिटी है? उसकी, उन लोगों की जो कम से कम एक एग्जाम पास कर लेते हैं। कम से कम एक एग्जाम पास कर लेते हैं तो दो एग्जाम भी कर लेंगे। नहीं समझे? कम से कम एक का मतलब क्या होता है? अरे अच्छा वो ट्रांसलेशन, कम से कम एक एग्जाम पास कर लेंगे का मतलब क्या होता है? एक एग्जाम पास कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, एक से कम पास, कम से कम एक तो पास कर रहा है, 2 भी कर सकता है। तो फेवरेबल केस क्या आ गए? सारे आ गए फेवरेबल केस। तो ये जो आपको एटलीस्ट दे रखा है ना, एटलीस्ट एक एग्जाम पास करेगा, ये आपको यूनियन दे रखा है। क्या दे रखा है? क्योंकि हम जानते हैं जो पूरा शेड होता है, यहां देखो, जो पूरा शेड होता है वो क्या होता है? इसमें भी तो सारे केस आ रहे हैं। कम से कम एक एग्जाम पास कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.95। कम से कम एक क्या है? ये और अच्छा, ये बीच वाला रीजन क्या बता रहा है? इसमें वो लोग आ रहे हैं जो 1 और 2 दोनों पास कर चुके हैं। तो तुम ये बात समझ गए कि ये जो आपको तीसरी क्वांटिटी दे रखी है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जाम यूनियन सेकंड एग्जाम, दोनों का यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.95। अब ये डाटा था, अगर वो ये डाटा तमीज से दे देता ऐसे लिख के, तो मैं कहता यार क्वेश्चन कितना आसान है, पर उसने तमीज से लिख के नहीं दिया, उसने इंग्लिश की लाइनों में लिखा और लास्ट में पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग? मैंने बताया था बोथ मतलब इंटरसेक्शन। वो कह रहा है दोनों एग्जाम पास हो जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन की प्रोबेबिलिटी 1 यूनियन 2, यहां ए और बी नहीं है, 1 और 2 है। यूनियन की प्रोबेबिलिटी होती है पहले वाले की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। यूनियन की प्रोबेबिलिटी होती है पहला प्लस दूसरा माइनस इंटरसेक्शन। सर याद आया? कुछ याद आया? अब कर लेते हैं याद सर, कि दो चीजों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी होती है, पहले की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरी प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब जरा एक बात बताओ, 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी जो है ये यूनियन वाली, इसके बारे में कोई जानकारी दो, दे रखी है क्या क्वेश्चन में? 0.95। पहले में पास होने की प्रोबेबिलिटी, दूसरे में माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हो जाएगा 1.5।
इसको इधर ले आओ और माइनस वाली इसको उधर ले जाओ, तो इधर आके ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्लस की। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एग्जाम इंटरसेक्शन सेकंड एग्जाम 1.5 माइनस 0.95 कितना आया 0. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ द एग्जाम्स इज 0. ये अंग्रेजी की लाइन में लिखना पड़ता है लास्ट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन बोथ द एग्जाम्स इज 0.55। अब देखो लगा तो वही फॉर्मूला है एक जो हमने पढ़ा था, क्या पता अगले क्वेश्चन में वही लगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सारा फोकस इस बात पे जो डाटा दे रखा है वो क्या है, वो इंटरसेक्शन दिया है, यूनियन दिया है, जो निकालना है वो क्या है, इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन निकालना है, क्या निकालना है, इस पर ध्यान दोगे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। लिखा है द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ वर्ड आ गया भाई, इंग्लिश एंड हिंदी 0.5। क्या दे रखा है ये, बोथ, दोनों इंग्लिश और हिंदी में पास हो जाता है बंदा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश और हिंदी, बीच में क्या लिखूं, ये 0.5 किसकी प्रोबेबिलिटी दी है, किस किस को क्लियर है हाथ ऊपर, कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बोथ लिख दिया भाई, दोनों में पास हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज, किसी में भी पास नहीं होगा। अच्छा देखो सुनो, इसे क्या बोलते हैं, अगर मैं ऐसे लिखता, इसका मतलब क्या है, वो इंग्लिश या फिर हिंदी किसी ना किसी में पास हो गया, इंग्लिश या फिर हिंदी किसी ना किसी में पास हो गया। जब भी हम किसी भी प्रोबेबिलिटी का उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, उल्टा। किसी ने बोला रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 2 है, 1/2 है, यहां 0.1 है, तो रेड बॉल ना निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो मुझे, तो 1 में से माइनस कर देते हैं, 1 में से। मुझे पता है कि यूनियन का मतलब होता है किसी ना किसी में तो पास हो गया, तो किसी ना किसी में पास हो जाए उसे यूनियन कहते हैं, अरे बोलो, और किसी में भी पास ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, मतलब 1 माइनस यूनियन की बात हो रही है। इसका मतलब है किसी ना किसी में पास हो जाएगा, जब इसको 1 में से माइनस करूंगा तो किसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, किसी में भी पास नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। नहीं समझे? तो भाई ने इस बार इसने मुझे इस बार क्या दिया है, दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी दी है। उसने बोला है, ये जानता है कि हमें पता है कि वो किसी ना किसी में तो पास हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को यूनियन कहते हैं। उसने गिवन डेटा बदल दिया, उसने बोला वो किसी में भी पास नहीं हो रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। तो मैंने बोला किसी में भी पास नहीं हो रहा, किसी में भी पास नहीं हो रहा, किसका उल्टा है, किसी ना किसी में पास। तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी का उल्टा दे रखा है, और किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी का उल्टा दिया हो तो 1 में से माइनस करके निकालते हैं। यानी कि उसने मुझे बोल रखा है, क्या बोला है, इधर किसी ना किसी में पास हो जाए तो 1 में से माइनस करूंगा तो आएगा किसी में भी पास। समझ पा रहे हो क्या? तो यहां से आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ भी पास ना करने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस कुछ ना कुछ में पास होने की प्रोबेबिलिटी। ये बात समझ रहे हो? पहले ये जो लाइन है ना 1 में से माइनस करने वाली, ये इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है कि आपको डायरेक्ट नहीं भरोसा। उसने बता दिया, उसने बोला किसी में भी पास नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, और मैं जानता हूं किसी में भी पास नहीं होगा का मतलब होता है 1 माइनस किसी ना किसी में पास। तो अब मुझे यहां पर इसकी वैल्यू गिवन है 0. और यहां क्या लिखा है 1 माइनस, क्या यहां से इधर ले जाऊं? तो 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ H, ई यूनियन क्या आएगा 0.9 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन H। ठीक है, क्या करना है बताओ? अब यूनियन बताया तुम्हें, उसने पूछा क्या मुझसे, वो कह रहा है इंग्लिश में पास होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है
तो पीई की वैल्यू दे रखी है 0.75, पीई पता है, इंटरसेक्शन पता है, यूनियन निकाल लिया मैंने। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जाम। तो पूछ रहा है पीएच की वैल्यू। मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं किया, डाटा उतारा है बस ये समझा रहा हूं तुम्हें कि ये जो चीज दी है उसने, ये वाली, ये वो डायरेक्ट लिख के दे सकता था कि यूनियन इतना है। उसने यूनियन ना देकर हमें पूरा घुमाया कि किसी में भी पास ना होने की प्रोबेबिलिटी दे दी उसने, जो कि होती है 1 माइनस किसी ना किसी में पास होने, यानी यूनियन की 1 माइनस यूनियन की वैल्यू दी है उसने। तो 1 माइनस यूनियन उसने हमें दे दिया, वहां से हमने यूनियन निकाल लिया। यूनियन पता है, इंटरसेक्शन पता है, और एक की प्रोबेबिलिटी पता है दूसरे की। एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। श्योर है? पक्का समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं? बढ़े आगे। लिखा है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट टोटल है। टोटल कितने हैं? 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। तो प्रोबेबिलिटी, अच्छा अब एनसीसी के लिए ए मान ले उसे। ए क्या है? स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड ए मान लिया। तो ए वालों की प्रोबेबिलिटी तो नंबर दे रखा है, नंबर दे रखा है। तो नंबर ऑफ एनसीसी वाले बच्चे कितने हैं? 30। और एनएसएस वाले कितने हैं? एनएसएस वाले हैं 32। हम एनएसएस वाले बच्चों की गिनती को भी मान लेते हैं। स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड एनएसएस। और लिखा है बोथ। बोथ मतलब क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने दोनों ऑप्ट करे, एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस। 24। अच्छी बात है। इफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, इनमें से कोई एक बच्चा सिलेक्ट किया गया एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस। एनसीसी और एनएसएस क्या निकालना है? आपसे पहले पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, सही है? पर ये तो नंबर दे रखी है, प्रोबेबिलिटी थोड़ा है। इतने इतने बच्चे हैं, ये प्रोबेबिलिटी थोड़ा है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी 30/60, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस 32/60, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी इंटरसेक्शन एनएसएस 24/60। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई मेरे पास। इस इवेंट को मैंने ए माना था, इसको, और ये है ए और बी का इंटरसेक्शन। तो यूनियन की निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है यूनियन का? पी ऑफ ए प्लस माइनस पी ऑफ, अब बताओ पी ऑफ ए क्या है? एनसीसी वाली प्रोबेबिलिटी 30/60 प्लस पी ऑफ बी माइनस क्या आ रहा है? 19 मत करो, 38/, ऐसे ही रहने दो इसको। अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनसीसी और एनएसएस आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एनसीसी नॉर, नीदर एनसीसी
ये तो नीदर वाला वही केस आ गया कि किसी में भी पास नहीं हुआ वाला। अरे अगर इसको निकालना है तो नीदर एनसीसी नॉर एनएसएस, ये तो 1 माइनस यूनियन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जब आ जाएगी इसमें भी पास नहीं है, किसी में भी पास नहीं हो रहा, या किसी में भी सिलेक्ट नहीं हुआ, वो बंदा किसी में भी पार्ट नहीं ले रहा, तो मतलब 1 माइनस यूनियन करते हैं। जब वो बोलता है किसी ना किसी में हो रहा है तो उसे यूनियन कहते हैं, और जब वो बोलता है किसी में भी नहीं हो रहा उसे 1 माइनस यूनियन कहते हैं। तो उसने मुझसे सेकंड पार्ट में पूछा है वो कुछ भी ऑप्ट नहीं कर रहा, किसी में भी नहीं हो रहा, मतलब मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू, 1 माइनस यूनियन। तो यूनियन आ गया 38/60, तो यहां पर 1 माइनस यूनियन क्या आ जाएगा, 1 माइनस 38/60 इज इक्वल टू 22/60। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट, ऐसा बच्चा चाहिए, इधर देखना ये एनएसएस है और ये एनसीसी, ऐसा बच्चा चाहिए जिसने एनएसएस तो ऑप्ट किया है लेकिन एनसीसी ऑप्ट, तो क्या यहां मिलेंगे ऐसे बच्चे बस? ये जो बीच वाला रीजन है, बीच वाला बच्चों, ये जो बीच वाला रीजन है इसमें कौन से बच्चे हैं, जिन्होंने दोनों करे, और वो मुझसे कौन से मांग रहे हैं, जिन्होंने एनएसएस करा है लेकिन एनसीसी। तो मुझे एनएसएस के सेट में से क्या हटाना पड़ेगा, एनएसएस वालों में से बीच का इंटरसेक्शन हटाना पड़ेगा। अगर मैं इस वाले में से बीच वाला कॉमन वाला इंटरसेक्शन वाला हटा दूंगा तो सिर्फ एनएसएस का आ जाएगा। तो यही पूछ रहा है एनएसएस बट नॉट एनसीसी, इसका मतलब होता है सिर्फ एनएसएस वाले की प्रोबेबिलिटी चाहिए। अगर मुझे थर्ड पार्ट करना है और मुझे सिर्फ एनएसएस वाले की प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्या करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली एनएसएस या फिर एनएसएस बट नॉट एनसीसी, बात एक है, क्या करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनएसएस की प्रोबेबिलिटी क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 32/60 माइनस क्या बच रहा है 8/30। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है आपका 60 आएगा, सही कह रहे हो 8/60। तो तीन चीजें उसने पूछी थी। ये क्वेश्चन इसीलिए स्कूल एग्जाम में ज्यादा आता है क्योंकि इसमें वो सारे केस डिस्कस हो लिए। ओनली एनएसएस निकालना है, मतलब सेट ए में से इंटरसेक्शन को माइनस करना है, नीदर नॉर वाला 1 में से यूनियन को माइनस करना है। पहला वाला तो फॉर्मूला लग रहा है बस नॉर्मल, तो पहले पार्ट में फॉर्मूला टेस्ट हो गया बच्चे का, दूसरे में उसे 1 माइनस यूनियन वाला कॉन्सेप्ट आता ही नहीं आता, और तीसरे में क्या वो समझता है कि एनसीसी बट नॉट एनएसएस बट नॉट एनसीसी का मतलब होता है एनएसएस में से इंटरसेक्शन हटाना है। ये सब कुछ वो टेस्ट कर चुका है, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा आता है। और मतलब अभी फाइनल एग्जाम आप देखोगे तो कम से कम 3 से 4 स्कूल्स के पेपर में ये क्वेश्चन होगा फॉर श्योर, 3 नंबर प्रोबेबिलिटी में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक बात है। अब मैंने तीनों करा दिए, अब बताओ, देखो अगर इसी क्वेश्चन में हेल्प ले रहा है भाई तो मैं ही करा रहा हूं, देख ले। अब क्या है ना, देखो अभी तक जो क्वेश्चन आप कर रहे थे उन सब में एक बात थी जो आपने नोटिस नहीं करी। यहां पर बोला गया 1 स्टूडेंट, क्या बोला 1, इफ 1 ऑफ द स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक बच्चा सिलेक्ट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकालो। यहां क्या बोला गया, यहां पर ही बोला गया कि एक स्टूडेंट, सारा खेल किस पे चल रहा है, पीछे आ जाओ, इस वाले क्वेश्चन में भी सारा खेल किस पे चल रहा है, एक स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट के एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी ये है वो है, सब कुछ एक पे बात चल रही है। लेकिन जैसे हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसमें 52 कार्ड्स में से कितने कार्ड निकाले गए, 7 कार्ड निकाले। एक कार्ड निकाला होता तो हम नॉर्मल तरीके से करते, फेवरेबल अनफेवरेबल जो हम करते हैं। यहां भी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल केसेस लगाएंगे, लेकिन क्योंकि आप 7 कार्ड निकाल रहे हो, कितने, वो 7 कार्ड तो 52 में से कोई भी हो सकते हैं। एक किंग, बाकी कोई भी 6 कार्ड हो सकते हैं, 2 किंग, बाकी कोई भी 6 कार्ड हो सकते हैं, क्या पता कोई भी किंग ना हो, बाकी सारे कार्ड ही हो, हाँ ना बोलो। तो इतने सारे केसेस जब बनते हैं तो उस केस में हम क्या लेते हैं, कॉम्बिनेशन। क्या लेते हैं, कॉम्बिनेशन। हम कॉम्बिनेशन को याद करते हैं कि भाई हमने 13 में सीखा था कि 10 कार्ड में से 3 कार्ड चूज करने हो
तो 10c3। 10 लोगों में से 3 लोगों की टीम बनानी हो 10c3। 7 लोगों में से 4 लोग चाहिए हो 7c4। 52 कार्ड्स में से 7 कार्ड सिलेक्ट करने हो 52c7। टोटल तरीके समझ रहे हो? तो 52 कार्ड्स में से 7 कार्ड सिलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके हैं? टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 7 कार्ड्स आउट ऑफ, बताओ जरा क्या आएगा? ये टोटल केस है, इसका आंसर से कोई लेना देना नहीं है। अभी पहला पार्ट, ऑल किंग्स, 7 कार्ड निकाल रहे हो, 7 के 7 कार्डों में जितने भी किंग होते हैं सारे होने चाहिए। अब टोटल किंग कितने होते हैं? 4। तो बच्चे के मन में सवाल आता है, भैया आप ऑल किंग बोल रहे हो, 7 किंग तो होते ही नहीं है। अरे उसने ये थोड़ा ना बोला है, उसने बोला 7 कार्ड निकालो, उन 7 कार्ड्स के अंदर जितने किंग हैं सारे आ जाएं। मुझे पता है उस पूरे डेक के अंदर 4 किंग हैं, आपने जो 7 कार्ड बाहर निकाले उनमें वो चारों के चारों किंग निकल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो आपसे। नहीं समझे क्या? तो मैं जानता हूं मेरे कार्ड के 52 कार्ड के डब्बे में 4 किंग है। कितने? 4। और 48 अदर कार्ड्स हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन समझ गया? 52 में से 4 किंग है, बाकी अदर कार्ड्स हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन 7 कार्ड में आपके सारे किंग निकल जाए। क्या निकल जाए? यानी चारों के चारों किंग निकल जाए। तो बिना फेवरेबल केस क्या होगा कि मैं 4 किंग में से चारों के चारों किंग चूज कर लूं। 4 कार्ड में से चारों के चारों चूज करने के केसेस क्या होते हैं? 4c4। 4c। अभी यार मेरे को तो टोटल कितने कार्ड निकालने हैं? 7। अभी कितने निकाले मैंने? और वो चारों कैसे निकाले? किंग। अब बाकी कितने बच गए? 3। अरे 4 कार्ड निकाल लिए, कितने कार्ड बच गए? वो 3 कार्ड कहां से निकलेंगे? तो 48 बचे हुए कार्ड में से 3 कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 40। अब सुनो, ये है तरीके, नंबर ऑफ केसेस। ये फेवरेबल केस है। क्या है? फेवरेबल केस। यहां मैंने 4 तो किंग निकाले हैं, चारों किंग निकाल लिए, और 3 अदर कार्ड निकाल लिए। तो 4 किंग और 3 अदर कार्ड निकालने के फेवरेबल केस ऊपर आ गए। और टोटल केस कितने थे? तो टोटल केस नीचे आ जाएंगे। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ समझ रहे हो? ऐसे ही छोड़ देना, सॉल्व करोगे तो भी और ऐसे छोड़ोगे तो भी नंबर मिलेंगे दोनों केस में। सेकंड केस देखो, जो मुझे करना था वो मैंने ऊपर कर दिया। न्यूमरेटर में फेवरेबल और नीचे टोटल। टोटल क्या है? टोटल तो मुझे क्या दिख रहा है? 52 कार्ड्स हैं, 7 निकाल रहा हूं मैं। 52c7 नीचे। फेवरेबल क्या था? 4 किंग चाहिए थे, तो 4 किंग में से चारों के चारों किंग निकाल लिए, और बाकी बचे हुए 3 कार्ड 48 कार्ड में से निकाल लिए, क्योंकि 7 कार्ड तो निकालने हैं। सेकंड केस क्या बोल रहा है? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक बार दोबारा से आपसे पूछूंगा, 52 कार्ड्स के अंदर 4 तो और 48 नहीं आया क्या? अब जरा एक बात बताना मन से कि आपको 3 किंग चाहिए। कितने? टोटल किंग कितने हैं? तो इन 4 किंग में से कितने किंग निकालोगे आप? तो 4c3। 4 में से कितने किंग निकाल लिए? कितने निकाल लिए? श्योर हो? हमने 4 में से कितने किंग निकाल लिए? 4 में से 3 किंग निकाल लिए। कितने बच गए? टोटल कितने कार्ड निकालने हैं? 7। 7 कार्ड निकालने थे, 3 में निकाल चुका हूं। बचे हुए 48 कार्ड में से कितने और निकालने पड़ेंगे? क्योंकि हर बार निकालने तो टोटल कितने कार्ड हैं? 7। 48c4। मैंने 4 कार्ड इसमें से निकाले, 3 उसमें से, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला कितने किंग? 3 किंग। ये तो हो गए फेवरेबल केस। टोटल केस कितने हैं? 52c। फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। अब वो मुझसे आखिरी पार्ट में क्या पूछ रहा है? उसने पूछा एट लीस्ट 3 किंग्स। ठीक है, एट लीस्ट 3 किंग्स।
हाँ ना बोलो। तो एटलीस्ट 3 किंग्स पूछ रहा है मुझसे। अब इसमें हम क्या करेंगे? दोनों केस अब दोनों केस प्लस कर देंगे हैं? क्यों? कम से कम 3 किंग आने चाहिए, है ना? तो कम से कम 3 किंग होते कितने किंग है? तो 3 किंग की प्रोबेबिलिटी प्लस, तो 2 केस बनेंगे। एक बार मैं कितने किंग निकालूंगा? 4 पहले 3 निकाल लेते हैं, है ना भैया? तो 3 किंग निकालोगे तो 4 में से 3 किंग निकाल लिए और 48 में से बाकी 4 कार्ड निकाल लिए। सही है। और टोटल केस 52C। यहां पर मैंने 3 किंग निकाले। कितने? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कम से कम 3 किंग होने चाहिए। कम से कम 3 किंग मतलब 3 किंग भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 तो किंग ही नहीं होते, तो 2 ही आएगा। 3 और 4, तो 3 और 4। अच्छा, अब 4 किंग निकालने, तो 4 किंग में से 4 किंग निकाल लिए इनटू 48C 4 क्यों होगा? 52C। अब यहां पर मल्टीप्लाई क्यों कर रहा था ये बताना? टास्क कंप्लीट होना चाहिए, तब तक मल्टीप्लाई करते हैं, तब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता। टास्क था 7 कार्ड निकालने का, यहां पर 3 ही निकले थे। 3 के बाद 4 और निकाले तो टास्क कंप्लीट हुआ। टास्क कंप्लीट होने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 अलग अलग केस हैं। यहां मैंने बीच में प्लस किया है क्योंकि यहां पर भी 7 कार्ड निकल चुके हैं और यहां पर भी 7 कार्ड। तो एक ही काम को कंप्लीट करने के 2 अलग अलग तरीके होते हैं, तो प्लस करते हैं। तो कम से कम 3 किंग आए उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए इन दोनों को ऐड करना है, यानी कि पहले के 2 पार्ट के आंसर को ऐड करना है। ऐसे छोड़ दोगे नंबर मिल जाएंगे। एनसीईआरटी का एग्जांपल 4 नंबर स्कूल एग्जाम में प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये और एनएसएस एनसीसी स्कूल एग्जाम में बहुत आते हैं, दोनों ही आते हैं। एनएसएस एनसीसी भी आता है, ये भी आता है।